पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करने वाले हैं हिमाचल की बड़ी खबर के साथ। 14 अगस्त को महेश्वर सिंह की पार्टी हिलोपा का बीजेपी में विलय होगा। इस मौके पर बीजेपी के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि महेश्वर सिंह ने हिमाचल लोकहित पार्टी का गठन बीजेपी से अलग होकर ही किया था। अब दोबारा उनकी घर वापसी होने जा रही है। तो लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था कि हिलोपा का एक बार फिर से बीजेपी में विलय होगा। लगातार जो है मंथन किया जा रहा था। बीजेपी की लगातार बातचीत चल रही थी महेश्वर सिंह से और आखिरकार 14 अगस्त को यूं कहें कि घर वापसी हो रही है महेश्वर सिंह की बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी से ही अलग होकर महेश्वर सिंह ने ये पार्टी बनाई थी। इस बीच कहीं ना कहीं ये खबरें मिल रही थी कि हिलोपा में कहीं ना कहीं बगावत के सुर दिखाई दे रहे थे। हिलोपा में जो दूसरे नेता हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि महेश्वर सिंह अकेले जो हैं घर वापसी कर सकते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो वापस बीजेपी में जाएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहित प्रेम शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो मोहित, लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था कि हिलोपा की घर वापसी होने वाली है बीजेपी में और आखिरकार अब 14 अगस्त वो डेट है जब एक बार फिर से विलय हो जाएगा बीजेपी में। बिल्कुल मोनिका, देखिए ये पहले से ही, क्योंकि जब बीजेपी की यहाँ कोर कमेटी की बैठक जो राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी मनाली में, उसमें जो हिलोपा अध्यक्ष हैं महेश्वर सिंह, वो वहां पर जो तमाम बड़े नेता थे उन्होंने जेपी नड्डा से वहां पर मुलाकात की थी, अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी, प्रेम कुमार धूमल से वो मिले थे और सतपाल सिंह सत्ती से भी वो मिले थे। तो उस समय से ही लगातार जो है वो कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी घर वापसी हो सकती है, क्योंकि अगले साल हिमाचल में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में कुल्लू से अभी विधायक हैं वर्तमान में महेश्वर सिंह। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि पूरी की पूरी पार्टी जो है उसके जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे, तो ऐसा जो है अब लगभग जो है वो साफ हो चुका है कि सिर्फ महेश्वर सिंह जो है अध्यक्ष हैं वही बीजेपी जो है वो उसमें शामिल होंगे। और 14 अगस्त को जो बड़े नेता रहेंगे वो जेपी नड्डा रहेंगे, प्रेम कुमार धूमल रहेंगे और कई तमाम बड़े नेता सत्ती रहेंगे जो हिमाचल अध्यक्ष हैं। तो उनके मौजूदगी में जो है वो बीजेपी का दामन एक बार फिर से थामेंगे। और पहले जो है उन्होंने कहीं ना कहीं नाराजगी जो है जो जताई थी यहाँ के नेतृत्व से, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो प्रेम कुमार धूमल थे, उनसे जो है कहीं ना कहीं उनकी दूरियां बढ़ी। उसके बाद उन्होंने अलग पार्टी बनाई और अब जो है एक बार फिर से वो शामिल होंगे। और सूत्र जो बताते हैं कि सभी नेता जो है वो नहीं चाहते थे कि वो बीजेपी में शामिल हों। कई बड़े नेता ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो बीजेपी में शामिल हों, लेकिन अब उनके लिए दरवाजे जो है वो बीजेपी ने खोल दिए हैं। बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक समीकरण जो है वो देख रही है आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए। तो ऐसे में ऐसे जो नाराज नेता है जिनका कद पहले बड़ा रहा है पार्टी में, उनकी घर वापसी जो है वो उसके लिए जो ताले हैं बीजेपी के वो खुल चुके हैं। बिल्कुल मोहित, कहीं ना कहीं इससे पहले भी बीजेपी ने महेश्वर सिंह को 2 बार बड़ी जिम्मेदारी दी है और बाखूबी महेश्वर सिंह ने इन जिम्मेदारियों को निभाया है। अब क्योंकि विधानसभा चुनाव है हिमाचल में, ऐसे में महेश्वर सिंह की वापसी को किस तरह से देखें, कितना फायदा बीजेपी को हो सकता है और कांग्रेस के लिए क्या ये खतरनाक हो सकता है ये स्टेप? देखिए, कांग्रेस जो है वो ये पहले जो है ये यही कहती रही है कि इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी कहती रही है कि इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस अपनी नजर बनाए रखेगी। यानी कहीं ना कहीं फर्क जो है वो एक सीट का भी पड़ता है। और कुल्लू की अगर बात कर लें, जहां से महेश्वर सिंह ताल्लुक भी रखते हैं, तो इनके जो भाई हैं, छोटे भाई, वो कांग्रेस में हैं और अभी कैबिनेट मंत्री हैं करण सिंह, जो आयुर्वेदिक मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं एक टफ कॉम्पिटिशन जो है वहां पर हो सकता है आगामी विधानसभा चुनाव में। इस समय जो है उनको टक्कर देने वाला बीजेपी के पास वहां पे कोई नेता भी नहीं था। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है आने वाले चुनावों के लिए, क्योंकि 2 भाइयों की टक्कर होगी। कांग्रेस से जो है चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और बिल्कुल यही देखना दिलचस्प होगा कि अब जो वापसी हो रही है इससे हिमाचल की सियासत किस रुख जाती है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए मोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ईडी के सामने पेश हुई, तो वहीं एलआईसी एजेंट आनंद चौहान की भी मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा देवी सिंह ईडी दफ्तर पहुंची, जहां पर ईडी की तरफ से उनसे तमाम सवाल पूछे गए।
सुबह 11 बजे के करीब प्रतिभा सिंह ईडी के दफ्तर पहुंची गई, जिसमें लगभग 5 बजे तक उनसे पूछताछ की गई। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने यहीं पर लंच किया। जानकारी ये मिल रही है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में एलआईसी एजेंट अनंत चौहान की गिरफ्तारी के बाद जो तमाम सबूत मिले हैं, उसी को बिहाफ में रखते हुए ईडी की तरफ से प्रतिभा सिंह से पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक लगभग 40 से ज्यादा सवाल जो हैं ईडी की तरफ से प्रतिभा सिंह से पूछे गए, जिनमें जो एलआईसी एजेंट अनंत चौहान से जो जानकारी मिली थी उसी के मद्देनजर ये सवाल पूछे गए। इसके अलावा जो ईडी की तरफ से दिल्ली में मुख्यमंत्री की जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया गया है, जिसमें छतरपुर में जो फार्म हाउस है उसको लेकर भी जो है प्रतिभा सिंह से सवाल पूछे गए। इस दौरान प्रतिभा सिंह मीडिया से दूरी बनाती हुई नजर आई और शाम 5 बजे तक ये पूछताछ चली। कैमरामैन कमल के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। बात हरियाणा की करते हैं। जाट आरक्षण पर लगे स्टे हटाने को लेकर आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इस दौरान याचिकाकर्ता अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। इस बीच आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सरकार के वकील ने दलीलें सामने रखी थी। तो आपको बता दें कि जाट आरक्षण पर लगे स्टे हटाने को लेकर आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और आपको बता दें कि सरकार ने पिछली सुनवाई में अपना पक्ष रखा था। आज याचिकाकर्ता अदालत में अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नेहा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, कब ये सुनवाई होनी है और आज जो है क्या कुछ दलीलें जो है याचिकाकर्ता की तरफ से दी जा सकती हैं? देखिए मोनिका, पिछली तारीख में जो है सरकार ने अपना पक्ष जो है वो रख दिया था। सरकार ने अपनी दलीलें खत्म कर दी थी। तो आज जो दूसरा याचिकाकर्ता का पक्ष है वो अपनी दलीलें जो है वो शुरू करेगा। और साथ ही साथ मोनिका, जिस तरीके से एक और याचिका डाली गई थी कि केसी गुप्ता रिपोर्ट जो है उसे खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि जिस सर्वे के आधार पर केसी गुप्ता रिपोर्ट बनी थी वो सर्वे हुआ ही नहीं था। तो आज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है उनको भी जवाब देना है हाईकोर्ट में। लेकिन मेन मुद्दा यही है मोनिका कि आज जो है याचिकाकर्ता का जो पक्ष है वो अपनी दलीलें शुरू करेगा और जो बहस है वो शुरू करेगा। जी मोनिका, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हरियाणा में भी विधायकों का वेतन बढ़ सकता है। 26 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में राज्य सरकार विधायकों के वेतन बढ़ोतरी के संबंध में विधेयक ला सकती है। इसके अलावा स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में इजाफा करने का मन बना रही है। हरियाणा में विधायकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। माना जा रहा है कि सरकार आगामी मॉनसून सत्र में विधायकों के वेतन बढ़ोतरी का विधेयक लेकर आएगी। मंगलवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई अनौपचारिक बैठक में विधायकों के वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस अनौपचारिक बैठक में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। स्वर्ण जयंती साल पर सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने का तोहफा दे सकती है। साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि 60% तक दिव्यांगों को पूरी तरह से और 40% तक शारीरिक तौर पर दिव्यांगों को कुछ न कुछ सरकार जरूर देगी। अभी तक पेंशन केवल 70% जो दिव्यांग लोग हैं उन्हीं को हम पेंशन दे रहे थे। हरियाणा में हम 40% तक के लोगों को भी कुछ न कुछ समान स्वरूप से दिया जाए। मुख्यमंत्री स्वर्ण जयंती वर्ष में वृद्धाओं को, विधवाओं को, दिव्यांगों को कुछ विशेष कोई पैकेज देने का उनका मन हो सकता है। बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए विस्तार से चर्चा हुई। सीएम ने घोषणाओं को पूरा करने संबंधी विभागों के बजट के बारे में भी जानकारी ली। जो डिपार्टमेंट को बजट अभी तक सीएम साहब ने अनाउंस किया है, उन बजट के बारे में चर्चा की भी कितना आपने खर्च किया पहले इसमें क्वार्टरली में और कितना बकाया है। उसमें स्पीड से पैसा खर्च करने की बात है, क्योंकि वो कुछ नॉर्म्स हैं, परसेंटेज हैं, उस नॉर्म्स और उस परसेंटेज का खर्चा होना ही चाहिए। यही चर्चा थी कि भाई जो सीएम अनाउंसमेंट पिछले साल में जो भी हुई है 2 साल में, उनको पूरा किया जाए। बैठक में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से पैसा आने तक शहरों के बीच से गुजरने वाले रास्तों की मरम्मत को लेकर भी बातचीत हुई। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।
राज्यसभा में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पूछा कि आपराधिक मुकदमे में चार्जशीट के बावजूद किन किन कंपनियों के कर्ज माफ किए गए हैं, जिसके जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसा कोई नाम है तो माननीय सदस्य हमें लिख सकते हैं। राज्यसभा में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पूछा कि आपराधिक मुकदमे में चार्जशीट के बावजूद किन किन कंपनियों के कर्ज माफ किए गए हैं। Are there any corporates or companies who have been charge sheeted under criminal offence and there has been restructuring of their debts? डॉक्टर सुभाष चंद्रा के सवाल पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया। As far as individual cases are concerned, there are limitations on those details being made public. If there are any specific names that the honourable member has in mind, he can write to me separately and I'll check up those details. डॉक्टर सुभाष चंद्रा हरियाणा से राज्यसभा सांसद बने हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 3 अगस्त को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली थी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा चुनाव में आर के आनंद को हराया था।